सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर अप करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि हमने आपकी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप हम कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी ना कभी आए हैं और इस बार भी आने के चांसेस बराबर बन जाते हैं। सो आज की क्लास में भी हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे की बातों को। तो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एंड टाइटल ऑफ द टॉपिक इज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए सबके सब हेडिंग डाल देंगे और सीखना स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करें, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया होती है या फिर वो परिवर्तन हम उसे कह सकते हैं। एक परिवर्तन जिसमें कि कुछ पदार्थ परिवर्तित होकर के नए पदार्थों का रूप ले लेते हैं। जैसे सपोज हम बात करें, आप दूध लेके आइए और दूध को आप धूप में प्लस उसको उसमें नींबू डाल के और उसे धूप में रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि वो दूध दही बन जाएगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन भी है और एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। इसमें हमने देखा एक पदार्थ जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया था, इसको हम कहते हैं अभिकारक। और इसके साथ नींबू हो गया, ये भी अभिकारक है, ठीक है। और उसके बाद जो पदार्थ बना वो हमारा उत्पाद हो गया रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। तो इसे हम कहते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में अगर लिखा जाए, अगर संकेतों के माध्यम से लिखा जाए, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि सपोज बात करें, मैग्नीशियम को अगर मैं जलाऊंगा वायु की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया होगी MgO। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण, इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब वायु और MgO मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैग्नीशियम को मैं वायु में जलाऊंगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर हम देखें तो इधर मैग्नीशियम का मुझे एक परमाणु प्राप्त हो रहा है और इधर भी एक परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का अकेला परमाणु है। हम ये कहते हैं कि जब अभिक्रिया के दोनों तरफ या फिर अभिकारकों और उत्पादों में जो पदार्थ हमने लिए हैं, जो परमाणु हमने लिए हैं जिस तत्व के, उनकी संख्या बराबर हो, उनकी संख्या बराबर ना हो, तो हमें उनको बराबर करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है इसको एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर दूंगा। इसको मैं ट्वाइस Mg लिख लूंगा, इसको ट्वाइस MgO लिख लूंगा। अब मैं देखता हूं कि दोनों तरफ हमारे पास जो एटम्स हैं, जो तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसे मैं कहूंगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण की क्लास में हमने ये देखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, क्या स्टेप है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए, सीखिए और फिर अपनी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एक और आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि एग्जाम में आप जितनी भी केमिकल इक्वेशन लिख के आते हैं उनको संतुलित करके जरूर लिखें, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कुछ 5 या 6 प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि होती हैं। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 सबके नाम लिखूंगा। नंबर 1 जो होती है संयोजन अभिक्रिया, और फिर 1 बाय 1 सबको समझेंगे भी। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 है हमारी वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन।
नंबर 3 है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 5 है हमारी उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अपचयन, और इसमें ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को भी पढ़ेंगे, और इनके बीच में भी काफी डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन आएंगी। तो जब हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में हमको वो भी पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए रेडी है आप लोग, स्टार्ट करें सीखना। चलिए 1 बाय 1 हम लोग जो है पहली अभिक्रिया पे चलते हैं। चलिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम जैसे इसका नाम देख रहे हैं, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोग होना मतलब जुड़ना। सीधी बात है, संयोग होना मतलब जुड़ना। तो सीधा डेफिनेशन क्या है इसकी कि दो अभिकारक जुड़ेंगे, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स, अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते। एकल उत्पाद मतलब अकेला उत्पाद, अकेला प्रोडक्ट बनने को हमको मिलता है। दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन देखें, एग्जाम्पल तो अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है, और अभिक्रिया के दो उदाहरण आपको एटलीस्ट याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा कैल्शियम ऑक्साइड की हमने जल के साथ अभिक्रिया करी, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया तो क्या बना, एकल उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अकेला पदार्थ बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं भाई, बिना बुझा चूना, अनबुझा चूना भी इसे कहते हैं। उसमें अगर हम जल मिला दें तो हमको जो उत्पाद बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता हुआ बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा इस अभिक्रिया में दो अभिकारक थे, मतलब कि दो हमारे पास रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट बना, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला दो तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी याद इसको रख सकते हैं। क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम भी इनको इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे मैं बात करूं कार्बन को अगर मैं जलाता हूं, कार्बन क्या भाई, कार्बन है मतलब, कार्बन का कहने का मतलब कोयला। कोयले को अगर मैं जलाऊंगा, कोयले को हम किससे डिनोट करते हैं, कोयले के अंदर कार्बन होता है इसीलिए सी से आप डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मतलब जलाना। तो जब मैं इसका दहन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये बात हम जानते हैं। जैसे H2 और O2 का मॉलिक्यूल मिले, H2 और O2 के अणु मिल करके H2O जल का निर्माण करते हैं। अब मैंने क्या कहा आपसे कि अभिक्रिया जो है संतुलित तो करनी है आपको, तो इसको जो है बैलेंस करके जरूर लिखना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास काफी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं ये हमने देखी कि संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अब यहाँ पर नोट करके एक बात लिखेंगे। अब हर एक अभिक्रिया के बाद हमको नोट भी जो है ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, जो बिना बुझे हुए चूने में जल डाला जाता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये उत्पाद नहीं बनता, मतलब उत्पाद तो यही बनता है, लेकिन इसमें काफी सारी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, काफी सारी हीट भी इवॉल्व होती है ना। तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो कहाँ से आई, है ना। तो हमने ये देखा, हमें ये कहेंगे कि कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने के फलस्वरूप ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो डेफिनेशन लिख लेंगे,
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अभिक्रिया के उपरांत उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो दीज रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, एंडोथर्मिक इनको हम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और उदाहरण अगर देखें और एग्जांपल अगर देखो एंडोथर्मिक के, तो जैसे हम लोग सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मैं किसका लिख रहा हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। देखो ये क्या भाई, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। खाना खाने से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज का यूज करती है किसमें, हमको एनर्जी देने में। तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई, तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जल बनाता है, और क्या बनाता है भाई, और ऊर्जा बनाता है। यही एनर्जी जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हम डेली के कामकाज जो है कर पाते हैं। और ये ग्लूकोज कहाँ से आया, खाने से। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, खाने से। क्या है इसका नाम, ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। ध्यान रहेगी ये बात। तो इसको जो है हमको याद रखना है। हमारे बॉडी में जो ऊर्जा बनती है, यानी कि ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, वो एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो आपने देखा, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। सीधे साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एकल पदार्थ टूट करके एकल अभिकारक या एकल पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब उदाहरण के ऊपर बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप याद रख सकें अपनी क्षमता के अनुसार जरूर याद रखें। ठीक है ना, चलिए। तो जैसे एक पदार्थ है FeSO4, इसको हम कहते हैं आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इसे हम कहते हैं। अब इसको हम, ये अगर टूटेगा तो Fe2O3 बना, एक तो फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड बना, और SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। देखो गैस को हम ना ऐसे तीर लगाते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं गैस को शो करने के लिए। तो नाम लिख देते हैं, इनका नाम लिखना भी जरूरी है। ये है हमारा फेरस सल्फेट, ये है हमारा क्या, फेरस सल्फेट। ठीक है, और जो यहाँ पर उत्पाद बना वो बना फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, समीकरण संतुलित भी करनी होती है तो बैलेंस भी कर लेंगे इसे। ठीक है, बैलेंस भी इसको करना है। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी वियोजन अभिक्रिया, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी एक नोट है, नोट को आप ध्यान से देखेंगे। और भी उदाहरण इसके अभी डिस्कस हम करने वाले हैं। जब कभी किसी पदार्थ को तोड़ना होता है, किसी पदार्थ को तोड़ना होता है तो उसके लिए हमको बाहर से जो है ऊर्जा या ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऊष्मा जो है किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे कि मैंने ये अभिक्रिया इसमें लिखी है ना, यहाँ पर इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में मैंने इसको हीट करा है, यानी गर्म करके तोड़ा है, यानी कि वियोजन के लिए मुझे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है, अतिरिक्त ऊष्मा की। तो यहाँ पर हम ये बात समझ रहे हैं कि ये अभिक्रिया तभी होगी जब तक मैं बाहर से ऊष्मा नहीं दूंगा, जब तक मैं इसे गर्म नहीं करूंगा। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो ध्यान से लिखेंगे इस बात को। वे अभिक्रियाएं जो कि ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिनमें अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए
ऊष्मा के अवशोषण की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भाई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ठीक है, दो प्रकार की अभिक्रिया, इंग्लिश में हो जाएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना? कौन सी अभिक्रिया होंगी? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा का क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। मतलब कि अगर हम इसको ऊष्मा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब ये वियोजन जो है काफी प्रकार से होता है, सिर्फ गर्म करने से नहीं होगा, काफी सारे तरीकों से होगा। हम टेम्परेचर बढ़ा करके भी हम इनको तोड़ सकते हैं। कई जगह जो होगा उत्पाद पदार्थ को तोड़ने के लिए हमको टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ेगा, तो उस वियोजन को हम तापीय वियोजन। कई जगह ऊष्मा का सहारा लेना पड़ेगा तो ऊष्मीय वियोजन। कई जगह हमको जो है लाइट का, सूर्य के प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा उसको वियोजित करने के लिए, तो प्रकाशिक वियोजन है ना। ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन, प्रकाशिक वियोजन, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। उसमें क्या होगा? विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ा जाता है पदार्थ को। तो इतने इतने टाइप्स का वियोजन होता है। अभी मैं आपको कुछ एक दो टाइप के एग्जांपल लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि सपोज हम बात करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है हमारे पास CaCO3, याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, संगमरमर, कुछ भी कह लो, चूना पत्थर कह लो, चौक कह लो, खड़िया कह लो, संगमरमर कह लो, लाइमस्टोन कह लो, सबका फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए इसको ऊष्मा जब दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट में टूट जाता है। ध्यान रखेंगे, जब इसको हीट दी जाती है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और दूसरा क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में होता है, तो ऐसे ऊपर का निशान लगा दिए। ठीक है ना? तो ये रहा चूना पत्थर को तोड़ने के लिए। और क्या है? और कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? जैसे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसको हम इसका तापन करेंगे, मतलब तापन मतलब इसको गर्म करेंगे। तो तापन करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं लेड ऑक्साइड बनता हुआ हमको दिखता है। ये 3 टुकड़ों में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है ना? तो ये 3 पार्ट्स में टूट जाएगा। नाम लिख लेंगे इसका। इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हमको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं। ध्यान रखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं, ब्राउन कलर की स्मोक हमको कहाँ देखने को मिलती है भाई? ब्राउन कलर की स्मोक हमको देखने को मिलती है, यहां पर लिखेंगे भूरे रंग का धुआं। किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। यह अभिक्रिया भी आप याद रखेंगे। और भी होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हम वियोजन कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले के जमाने में कौन सी फोटोग्राफी होती थी? पहले के जमाने में हमारे पास वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम ये देखते थे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, है ना, या फिर सिल्वर क्लोराइड हो गया, इसको तोड़ते थे हम। इसको कैसे तोड़ते थे? आप धूप में रख देते थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश को ऐसे HNU से दिखाते, या फिर आप सिंपली लिख भी सकते हैं सूर्य का प्रकाश। तो मैंने बोला था ना सूर्य के प्रकाश से भी टूट जाएंगे। तो ये Ag और Br तो है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है, Ag अलग और Br अलग। ठीक है ना? तो ट्वाइस Ag प्लस Br2। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ब्रोमीन गैस यहाँ पर बनने को हमको मिलती है। सो ये रिएक्शन जो है ये कहाँ पर यूज होती है भाई? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। अभी आज की डेट में यूज बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है काफी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रकार की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट में आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है। तो जब एक तत्व जो होगा, एक तत्व, पहले मैं डेफिनेशन लिख ले रहा हूं, एक तत्व, पहले अभिक्रिया से मतलब निकालो, उसके नाम से मतलब निकालो। ठीक है, अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।
विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो है Fe प्लस CuSO4 आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो यहाँ पर जो है ये कॉपर जो है सल्फेट अपने यौगिक में कॉपर सल्फेट के साथ है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो अपने घर में कॉपर बैठा हुआ है और आयरन जो है बाहर घूम रहा है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, उसके घर में बैठ जाएगा और कॉपर को अकेला कर देगा। देखो FeSO4, ठीक है, सल्फेट के साथ आयरन चले गया और कॉपर को अकेला कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपने देखा आयरन ने जो है लोहे ने कॉपर को तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहेगा, कॉपर सल्फेट, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये लास्ट में क्या है? कॉपर है, ठीक है। तो इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन में क्या होगा भाई? दो यौगिक होंगे, दोनों यौगिक के जो तत्व होंगे वो एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे एक दूसरे के यौगिक से। देखो दो यौगिक होंगे, दोनों के तत्व एक दूसरे को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देंगे। पहले इसका उदाहरण लिखता हूं, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा, फिर इसके डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन को हम दो तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास रिएक्शन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समीकरण संतुलित कर लेंगे भाई, समीकरण को संतुलित जरूर करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस जरूर करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर था सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर बेरियम आ गया सल्फेट के साथ, यहाँ पर बेरियम था क्लोरीन के साथ, यहाँ पर सोडियम आ गया उसकी जगह पे। तो दोनों ने जो है एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया को हम एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आयन्स बनते हैं दोनों के और एक दूसरे के आयनों को वो ले लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है जिस अभिक्रिया में, वो अभिक्रिया कौन सी है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट का जो है अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का जो है अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप कौन सा पदार्थ होता है भाई? अवक्षेप को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये जो है ये अविलेय इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब कि ये वहां पर घुलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, बस सिंपली आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना अगर हमको दिखेगा तो वो उपचयन होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, ठीक है। और अगर O2 का हटना, O2 का रिमूव होना अगर हमको दिखेगा तो वो रिडक्शन होगा भाई। रिडक्शन मतलब कि अपचयन, ठीक है, लिख लेंगे इसको, रिडक्शन मतलब कि अपचयन। अब देखो जैसे इसके लिए एक रिएक्शन है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है Cu प्लस H2O गिव्स CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमको यहाँ पर मिलता है कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का हटना, मतलब कि कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड जो है ये अपचयित हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। किसका? कॉपर ऑक्साइड का। किस में? कॉपर में। Cu के बाद क्या बना है? कॉपर बना। और आप देखेंगे यहाँ पर H2 था, इसके हाइड्रोजन के साथ अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना हमको दिख रहा है। ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन इधर अकेला था, उधर जाके उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो H2 का क्या हुआ भाई? H2 का उपचयन हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसमें? H2O में, मतलब जो बाद में बना उसमें उसका उपचयन हुआ है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा उपचयन अपचयन। अब आपसे बोलेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है।
रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हमको एक साथ देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया में हमको कॉपर ऑक्साइड का अपचयन देखने को मिला और हाइड्रोजन का उपचयन देखने को मिला। मतलब ये अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया को मैं क्या कह सकता हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कह सकता हूँ। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से देखना, आप ना हाइड्रोजन से भी बता सकते हो, हाइड्रोजन से भी उपचयन अपचयन का पता लगा सकते हो। हाइड्रोजन से कैसे, अगर हाइड्रोजन का हटना दिखेगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का हटना दिखेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना दिखेगा तो वो रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा होगा तो वो रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन अगर हट रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, रिडक्शन मतलब अपचयन। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात। चलिए, सो ये थे हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार। आई होप इसमें जो जो प्रकार की अभिक्रियाएं बताई गई वो सब आपकी समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। घर से इन चीजों को रिवाइज जरूर करें एक बार, और सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। हर साल आ रहा है और इस साल भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।